नमस्कार सभी मित्र जो इस समय इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं और ख़ास तौर पर इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि संतोष जी ने और महिमा जी ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। और जो विषय है उसके बारे में आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा और साफ कर दूं कि मैं यहाँ पर हिंदी और उर्दू की गज़लों और नज़मों के बारे में पहले अपनी बात करूँगा। और बहुत मुमकिन है कि ये उर्दू में मूल रूप से यानी कि मूल भाषा में छपी हो, और हिंदी तो खैर हम लोग पढ़ते ही हैं। तो मेरे पार्ट में एक चीज़ और है कि उर्दू शायरी से मुझे मोहब्बत है, लेकिन मैं इसे लिखना नहीं जानता हूँ और न इसे पढ़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, हिंदी में छपे हुए जो तर्जुमा होते हैं, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता रहता हूँ। और मेरी राय भी जो कुछ भी उर्दू कविता के बारे में है या हिंदी की गज़लों और नज़मों के बारे में है, वो इसी आधार पर है। तो अपनी बात शुरू करते हुए मैं सबसे पहले तो ये साल महाकवि निराला की 125वीं जयंती का है। निराला ने छंद में मानी खेज कविताएं लिखी। छंद से मुक्ति भी निराला ने ही की। कविता और कवि निराला के कर्ज कभी चुका नहीं सकते। सो आज सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी गज़लों को याद करते हैं। निराला दुआब की परंपरा के एक अजीम शायर हैं। उन्होंने लिखा है, आंखें वे देखी हैं जब से, आंखें वे देखी हैं जब से, और नहीं कुछ देखा तब से। तो ये निराला कह रहे हैं। उनका एक और शेर है कि निगाह तुम्हारी थी, निगाह तुम्हारी थी, दिल जिससे बेकरार हुआ। तो दोस्तों, ये बसंत का खुशगवार मौसम है और ये जो खुश लफ्ज थे वो निराला के थे। दो छोटी बहर की गज़लों के शेर में उन्होंने आशिक और महबूब दोनों की मोहब्बत आंखों को देखने से बयां की है। और ये बहुत बारीक बात है जो निराला करते हैं। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और इस मौजू पर जब बात करना शुरू करता हूँ तो मुझे एकाएक मीर याद आते हैं। मीर ने कहा था, हुस्न तो है ही, हुस्न तो है ही, करो लुत्फ जवां भी पैदा। हुस्न तो है ही, करो लुत्फ जवां भी पैदा, मीर को देखो कि सब लोग भला कहते हैं। तो दोस्तों, लुत्फ जमा देखिए। ये जो लुत्फ जमा है, ये कितनी मीठी है। उर्दू में अगर कहीं गुफ्तगू हो रही हो तो आप एकाएक ठहर जाते हैं, ठिठक जाते हैं। बातचीत शुद्ध उर्दू में नहीं, हिंदुस्तानी में होती है, यानी हिंदी और उर्दू का दुआब, यानी वो जुबान जो हमें विरसे में मिली। इसका अपना हुस्न है। अमीर खुसरो इसका फन जानते थे। खड़ी बोली के आविष्कार को हम उन्हीं के नाम से जानते हैं। खुसरो हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखा करते थे। खड़ी बोली को उन्होंने इतिहास में ऊंचा मकाम दिया। वे हमारे पहले पुरखे कहे जाते हैं। उनकी ये दिलकश वानगी देखिए कि खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। जीत गई तो पिया मुरे, हारी पी के संग। एक दूसरा उदाहरण देखिए कि आ साजन मुरे नैनन में सो, आ साजन मुरे नैनन में सो, पलक ढाप तुहे दूं,
ना मैं देखूं और ना तोहे देखन दूं, ना मैं देखूं और ना तोहे देखन दूं। तो मीर भी दुआब के इस हुस्न के शायर हैं। अमीर खुसरो की तरह लोग उनके भीतर इंसान और शायर दोनों को देखा करते हैं। खुसरो और मीर नाम नहीं है, हमारी भाषा की परंपरा भी है। हम सभी इसी परंपरा के वारिस हैं और ये परंपरा भाषा में खिलकर और भी खूबसूरत हो जाती है। इसकी लज्जत देखिए, लगता है बोलने वाला भाषा की मौसीकी में बातें नहीं कर रहा है, गुनगुना रहा है। उसमें एक रिदम बहती हुई सुनाई पड़ती है। एक तो ये भाषा को लेकर विरासत की यहाँ एक बात है जो 21वीं सदी तक बदस्तूर मौजूद है। भारतेंदु, निराला, त्रिलोचन, शमशेर जो गजलें कहते हैं, दुष्यंत कुमार तक होती हुई इसी भाषा की परंपरा हिंदी में चली आ रही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वली दक्नी से होती हुई भी ये ट्रेडिशन हमें निदा फाजली तक आती हुई दिखाई देते हैं। जब आप उर्दू की बात करते हैं तो आम आदमी उसे हिंदुस्तानी ही समझता है। मुशायरे और कवि सम्मेलन में आप दुआब की परंपरा को देखते हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है, समात फरमाइए कि राक्षस था न खुदा था पहले, राक्षस था ना खुदा था पहले, आदमी कितना बड़ा था पहले। तो अब राक्षस का प्रयोग उर्दू गजल में देखें तो हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी के शब्द भी भाषा में घुल मिल कर चले आते हैं। दुष्यंत कुमार साहब कहते हैं कि तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूं। तो यहां जो रेल है, उर्दू और हिंदी में बिना किसी भाव के चली आती है। तो भाषा में बोलियों, लोक भाषाओं, विदेशी भाषाओं से शब्द सहज रूप से आकर बस जाते हैं। दोस्तों, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि भाषा सेकुलर होती है। जो लेखक भाषा में सेकुलर नहीं होता वो कम से कम मेरी नजर में तो सांप्रदायिक होता है। इस वक्त मुझे फजल ताबिश साहब की एक नज्म याद आ रही है। उन्होंने लिखा था कि नहीं चुनी मैंने वो जमीन जो वतन ठहरी, नहीं चुना मैंने वो घर जो खानदान बना, नहीं चुना मैंने वो मजहब जो मुझे बख्शा गया, नहीं चुनी मैंने वो जुबान जिसमें मां ने बोलना सिखाया, और अब मैं इन सब के लिए तैयार हूं मरने मारने को। तो दोस्तों, यह है उर्दू की नज्म, और इस नज्म से छलकते दर्द की इंतहा को समझिए और उसके भीतर से बोलते सरोकारों को भी। ये समाजी है, रियल है, फिल्म की रील नहीं है, ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, आभासी नहीं है, ये दिल की गहराइयों से निकली लहू से लिखी गई कविता लगती है। ऐसी पाकिस्तान में भी ना कहो किसी हिंदू कवि की आत्मा पर ऐसी ही कोई शदीद तकलीफ से लिखी गई कविता हो। दोनों तरफ मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू कविता जो आज से मुखातिब है, इसमें ठीक अभी भोगे जा रहे सच की तस्वीरें हैं। शीन काफ निजाम साहब कहते हैं, गोद में माओ की बच्चे रात भर रोते रहे, गोद में माओ की बच्चे रात भर रोते रहे, पास पूतों वालियों के क्या कोई किस्सा न था। निजाम साहब के इस बयानी में जो हकीकत है वो हमारे समाज का सूरत हाल है। उनके एहसास की दौलत में हमारे दुखते पिराते दुख सुख हैं, नाकामियां हैं और बेचैनियां हैं, उदास मंजरों का तस्करा है। उनके दौर की शायरी इश्तिहारी नहीं है। हम जानते हैं वे मुस्लिम नहीं है, लेकिन लबो लहजे में सूफियाना ईमानदारी है। उनकी गजलें और नज़में हिंदुस्तानी मिट्टी की दास्तान है, और ये दास्तान सच उनके
समकालीनों में अलग अलग रंगों में नुमाया है। गुजरात के एक शायर हैं जयंत परमार। तो परमार की दलित कविता में आग हुए इस सच को देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है, एक दिन मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर तुम्हारे हाथों में थमा दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने ठीक वैसे ही जैसे तुमने चाबुक मार मार कर मेरे पिता को नंगा किया था। तो दोस्तों, ये है हमारे समय की उर्दू नज्म में आई हकीकत। वजीर आगा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वे आधुनिक कविता की इबारत लिखने वालों में शुमार हैं। अपने ज़माने की कविताओं की थियरी को मकाम देने वालों में वे अव्वल माने जाते हैं। उनके भी दो एक शेर आपकी नजर करता हूं। मंजर था राख और तबीयत उदास थी, मंजर था राख और तबीयत उदास थी, हर चांद तेरी याद में मेरे आसपास थी। उनका एक और शेर है, तुम गोद से जमीन के उतरे तो हो मगर, तुम गोद से जमीन के उतरे तो हो मगर, खेलों के साथ किसके खला के गुबार में। वजीर साहब हमारे ज़माने के अहम गज़ल गो हैं। यूं देखें तो कविता का एक ज़रूरी काम जन जागरण है, चाहे वो हिंदी की रवायत में हो या उर्दू और दूसरी भाषाओं में। वह दो जबानों, दो कौमों और दो धर्मों के गुणों को ध्यान में बराबर अपनी ज़मीन को पुख्ता बनाने की फिक्र में होती है। याद आता है कि वली दखनी साहब, जिन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, उन्होंने कहा है, शहर भीतर जो आवे नहान का दिन, शहर भीतर जो आवे नहान का दिन, हिंदू की कौम के अशनान का दिन। ये वली दखनी साहब लिख रहे हैं। एक जगह और उन्होंने लिखा है कि ए सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, ए सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदू हरिद्वार वासी है। तो इस उदात परंपरा को देखें जो नज़ीर तक दूर तक फैली हुई है। नज़ीर साहब के आंगन में हिंदू देवताओं, 30 त्योहारों की जो तस्वीरें हैं वो कहीं और नहीं है। हमने इन्हीं विश्वासों में हिंदुस्तान को जाना है। दोस्तों, ये शिराजा आज बिखर रहा है और ये सब पॉलिटिकल है, हम जानते हैं, और धार्मिक विभाजन के हम सभी खिलाफ हैं। हिंदी के कवि, जिनको कवियों के कवि भी कहा जाता है, शमशेर, उन्होंने एक अपनी नज्म में कहा है, ईश्वर, अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की तो तू मुझसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह, यदि मैंने संस्कृत में संध्या कर ली तो तू मुझे दोजख में डालेगा। लोग तो यही कहते घूम रहे हैं, तू ही बता ईश्वर, तू ही बता मेरे अल्लाह। तो शमशेर ने गज़लें भी लिखी हैं और नज़में भी। वे हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के शायर हैं। और ये जो परंपरा है, ये हमारे हिंदुस्तान में सभी जगह दिखाई देती है, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे इंडस्ट्री में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन शायरों ने लिखा उनकी बात हो। जैसे क्या भोपाली साहब ने अपना रंज कुछ इस तरह से बयान किया है, बेवफा गद्दार बेईमान किसने लिख दिया, बेवफा गद्दार बेईमान किसने लिख दिया, मेरे माथे पर ये हिंदुस्तान किसने लिख दिया। माफ कीजिएगा, मेरे माथे पर ये पाकिस्तान किसने लिख दिया। तो तकलीफ का एक चेहरा ऐसा भी होता है। सियासी आबो हवा इस पार की हो या उस पार की, एक ही तरह से बर्ताव करती है। दोनों तरफ के शायरों ने दुख और अलामात को हिम्मत से आवाजें दी हैं, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, मखदूम मोहिनुद्दीन हो, जोश हो, फैज साहब हो, अहमद नदीम कासमी हो, शहरयार हो, या फिर
निदा फाजली हो। शायरी के इस चेहरे में तरह तरह से बेहतर इंसानी हालात के लिए लिखा और पढ़ा गया है। शहरयार साहब ने कहा था, दोस्त अहबाब की नजरों में बुरा हो गया हूं मैं, दोस्त अहबाब की नजरों में बुरा हो गया हूं मैं, वक्त की बात है क्या होना था क्या हो गया हूं मैं। सरहद पार से परवीन शाकिर की शायरी में दिल को चीरती हुई ये पीड़ा नमू होती है। यकलख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल गईं, यकलख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल गईं, जिस पेड़ को आंधी में भी हिलते नहीं देखा, जिस पेड़ को आंधी में भी हिलते नहीं देखा। हमारे एक बेहद सच्चे शायर सुदीप बनर्जी साहब ने अपने ही समकालीनों को संबोधित करते हुए कहा था, हम सब समकालीन हैं, हम सब समकालीन हैं, इन सब के हमराह जराइम पेशे में या चश्मदीद गवाह, खामोशी के गुनहगार। दोस्तों, हमारा पेशा लिखना पढ़ना है, लेकिन हमें लिखने में गूंगा नहीं होना चाहिए। आने वाले नस्लों के लिए हमें बहरे कानों में जरूरी हो तो चिल्लाना भी चाहिए। दोस्तों, उर्दू कविता हमारी है, जिस तरह की हिंदी कविता हमारी है, और उर्दू कविता में पुराने शराब और साकी के रंग अब नहीं है। हिंदी हो या उर्दू, दोनों में ही मनोरंजन वाला रीतिकाल बीत चुका है। ये आधुनिक दौर की शायरी है। इसमें समय के सीने में गहराती इबारतें हैं जो इस तरह खुलकर सवाल की तरह आ खड़ी होती है। कुमार पाशी साहब की एक नज्म का हिस्सा सुनिए। मेरी बेटी अपने बदन के लत्ते गुम कर बैठी है, मेरी बेटी अपने बदन के लत्ते गुम कर बैठी है, नहीं जानवर नहीं ये उसका भाई है, सदियों की तारीख पुरानी उसने भी दोहराई है। तो ये कुमार पाशी अपनी बेटी को ध्यान में रखकर या हिंदुस्तान की किसी भी आम बेटी को ध्यान में रखकर इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से सवाल भी उठाते हैं और हस्तक्षेप भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो कविता है जमाने के सारे रंगों को शब्द दे रही है। कुछ और जुदा रंग के शेर सुनाता हूं जिनमें आपको आज की शायरी के कंसर्न मिलेंगे। मखमूर शहीदी साहब ने कहा है कि सामने एक घड़ा पानी का, हाथ में एक सूखी रोटी है, सामने एक घड़ा पानी का, हाथ में एक सूखी रोटी है, गांव की शाम छप्परों के तले बिखरी बिखरी है, टूटी टूटी है। नासिर काजमी साहब ने लिखा है, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खाके कूच आए दिल भर ही ले चले। और ताज भोपाली साहब का शेर सुनिए। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दें। मोहम्मद अलवी साहब, वो भी बिल्कुल आज के मौजू पर बात कहते हैं। इस शहर में कहीं पे भी हमारा, इस शहर में कहीं पे भी हमारा मका भी हो, इस शहर में कहीं पे हमारा मका भी हो, बाजार है तो हम पे कभी मेहरबान भी हो। और राजेश रेड्डी साहब कहते हैं, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो इन सभी पंक्तियों में जो गजलों में थी या नज़्मों में थी, आपने देखा होगा कि हमारे वक्त की शायरी जहां खड़ी है वहां गंभीरता है, फूहड़ लतीजेबाजी नहीं है, वहां गंभीरता है, फूहड़ लतीफेबाजी नहीं है। ये कविता
ना तो गलेबाजी में यकीन करती है, ना ही मंचों पर नैन मटक्के से चालू मनोरंजन करती है। ये हमारे लिए एक खूबसूरत दुनिया की मांग करती है, उसे बेहतर बनाने की फिक्र में बनी रहती है। दोस्तों, मैं जितना जान पाया आपसे शेयर किया, क्योंकि उर्दू पर कुछ बात होनी थी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं हिंदी में जो तर्जुमा है उन्हीं को पढ़ता हूँ, और उसमें जैसा कुछ है, जितना मैं समझ पाता हूँ, वही आपसे शेयर कर सकता हूँ जो मैंने किया। तो अब मेरे ख्याल से मुझे अपनी कुछ कविताएं सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ कहा गया है और हम प्रोग्राम के वक्त से भी बंधे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि ये जो अदब आदाब है, ये जो मोहब्बत है, ये आपके और हमारे बीच बची रहे। अब मैं आपको अपनी हिंदी में लिखी हुई कुछ नज़में सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है दरबदर। ये शख्स मैं हूं कि सहमा हुआ लम्स, ये शख्स मैं हूं कि सहमा हुआ लम्स, भागता फिरे हूं अपने ही ख्यालों से गाफिल। स्याह चादर शिकस्त की जो तानता है कोई, दर्द से रौंदा गया दिल किसी थकान में है। रूह की गर्मी है बाकी और मैं चलता हूं, रूह की गर्मी है बाकी और मैं चलता हूं। मैं अक्सर रोकता हूं खुद को फना होने से, है कुछ दोस्त ऐसे भी कि साया क्या हो। मैं उनके हाथों की पकड़ और मोहब्बत में उस एक कोशिश में हूं कि जिधर सूरज है, जल रहा है जो दुश्मन के अलावों के भीतर। कोई हंसता हुआ फिक्रा है दिल को छूता हुआ, कामयाबी पे अपनी इटला के दौड़ता फिरता। सहमे हुए लोग हैं करते हुए किनारा कशी, सहमे हुए लोग हैं करते हुए किनारा कशी। देखते हैं मुझे घबराई हुई आंखों से, कोई एक दीवाना है भीड़ में रोता किसको। कोई एक दीवाना है भीड़ में रोता किसको, कांसे के टूटे हुए बर्तन सा कि सुने कोई। बढ़ती बदहवासियों से चाहता हूं कि कोई एक दीवाना है भीड़ में रोता किसको, कांसे के टूटे हुए बर्तन सा कि सुने कोई। बढ़ती बदहवासियों में बेचैन मगर बात लिए, है दरबदर मुझसा और मैं चुप इतना। खुद अपनी आवाजों की शक्ल में टूटा, मैं उसके भीतर हूं और वो चेहरा मेरा। मैं उसके भीतर हूं और वो चेहरा मेरा, दोनों एक जद में है और अंधकार गहरा है, और अंधकार गहरा है। ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है लोहे का स्वाद। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके होने से आत्महत्या का अंदेशा था। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके होने से आत्महत्या का अंदेशा था। बदन से उतार ली गई बेल्ट और दाहिने हाथ की अंगूठी, पतलून की जेब में पड़े सिक्के, बाएं हाथ की घड़ी की उसमें खतरनाक समय था, जूते और यहां तक गले में लटकती पिता की चेन। अब वे एक हद तक निश्चिंत थे, खतरा उन्हें इरादों से था जिनकी जब्ती का कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ था। सपनों की तरफ से वे गाफिल थे और इश्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी ना थी। अब वे एक हद तक निश्चिंत थे, खतरा उन्हें इरादों से था जिनकी जब्ती का कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ था। सपनों की तरफ से वे गाफिल थे और इश्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी ना थी। घोड़े के लिए सरकारी लगाम थी, नाल कहीं लेकिन आत्मा में ठुकी थी। वो एक लोहे के स्वाद में जागती रात थी। लहू सर्द नहीं हुआ था, वो सुन रहा था पलकों के खुलने झुकने की आवाजें। पीछे एक गवाह दरख्त था जिसकी पत्तियां सोई नहीं थी। एक चिड़िया गुजर के अभी गई थी सीखचों से बाहर, और वो उसके परों से लिपटी हवा को अपने फेफड़ों में भर रहा था। बाहर
कानून पत्रों की दुर्गंध थी, बाहर कानून के पत्रों की दुर्गंध थी। बूट जिसे कुचल में बेसुरे हो उठे थे। वो जो किताब में एक इंसान था, एक नए किरदार में न्याय की अधूरी पंक्तियां जोड़ रहा था। बाहर हंसी थी फरेबकारी की, बाहर हंसी थी फरेबकारी की, और कोई उसकी किताबों के वर्क चीत रहा था। मरने की कई शैलियों के बारे में उसे जानकारी थी, लेकिन वो जीने के नए ढब में था। इस जगह किसी मरसिए की मनाही थी। वो शुक्रिया अदा करना था चांद का। वो शुक्रिया अदा कर रहा था चांद का, जो रोशनदान से उतर उसके साथ गप्पगो था। बैठकर हंसते उसने कहा, लिखो लिखो ना सही कविता दुश्मन का नाम। और दोस्तों, मैंने अभी आपसे बातचीत करते हुए फजल ताबिश साहब को याद किया था, तो उनके लिए भी मेरी एक नज्म है, सुनिएगा। बहुत कुछ अनकहा कहने को है, बहुत सा अनकरा करने को बाकी है। बहुत सा अनकहा कहने को है, बहुत सा अनकरा करने को बाकी है। चलो उठो करो आवारगी की घूम फिर आओ। चलो उठो करो आवारगी की घूम फिर आओ। कहीं पर कूकू करते ठंड खाते किसी कुत्ते के पास रख दो जरा सी आग कि वो सो सके, वो रंज में है। चलो उठो, चलो उस उजाड़ ठीहे पर वो जो बैठा है फजल का चाहने वाला, मिले उससे तसल्ली दे कि वह कुछ जो कहे बस मुस्कुरा दे, कि वह कुछ तो कहे बस मुस्कुरा दे। और उस कबाब वाले की गुमठी की डगर बचा रखता रहा जो मर्द शायर का हिस्सा, उसके ना पहुंचने पर कि उस दुकान तक निकलो जिनके पान से रोशन रहे रब, कि उस दुकान तक निकलो जिनके पान से रोशन रहे लब बाद मरने के, चमकते इस तरह गोया कि मानो ख्वाब में हाजिर हुआ पान ले दम तोड़ने से घड़ी भर पहले। फूलें उस बैठक खाने में कि जिधर फजल का बटुआ तकता रहा और ढूंढता उंगलियां उनकी। चलो उस बारात घर भी जहां उसने दोस्तों दुश्मनों के बीच जमाए धौल धप्पे पीठ पर सबकी सफर पर कूच से पहले। पहुंचो उन सब घरों में, पहुंचो उन सब घरों में जहां पर याद में उसकी सब गमजदा हैं। मिले उनसे उन्हें समझाएं कि वो मर नहीं सकता, मिले उन्हें उन्हें समझाएं कि वो मर नहीं सकता। निकला है वो यकीनन किसी और काम की जिद में कि जो बेहद जरूरी था और हमसे हो नहीं सकता। वो इस तरह छोड़कर हमको अधर में जा नहीं सकता। बहुत कुछ अनकहा कहने को है वो आएगा, बहुत कुछ अनकहा कहने को है वो आएगा। उठो आवारगी को घर से निकलो घूम फिर आओ। करो छूटे हुए वो सब जरूरी काम जो उसने सोच रखे थे। आएगा तो मांगेगा वो सबसे सब हिसाब, आएगा तो मांगेगा वो सबसे सब हिसाब। वो नाराज होगा, वो नाराज होगा। और बस इसी तरह की कुछ नज़में मैंने लिखी हैं, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा अलग रंग भी है और कुछ स्वाद भी अलग होगा। मेरे पास सिर्फ साबुत स्वप्न घर है, आप साजिश में हैं कि इसे गिरा दे। इसकी नींव में सतपुड़ा की मिट्टी है और पानी। दरख्तों की लकड़ियां जिन पर दीमकें नहीं लगती हैं। बारिश के पहले झले से उठती धरती की गंग इसमें बसी हुई है। कई पीढ़ियों की आवाजें इसमें डोलती हैं। चिड़ियों के कलरव से अभी भी रोशन है इसका दालान। पुरखों ने बताया था कि अमूमन बाघ और शेर इसमें आ जाया करते थे। उनकी ताकत के किस्सों से भरपूर है ये स्वप्न घर। इसमें महुआ के फलों की खुशबू डोलती है और अब भी गेंती, फावड़ों, हलों और कुल्हाड़ियों की ध्वनियों से ये भरा हुआ है। ये घर आज भी अनेक पीड़ाओं के बावजूद पेंच नदी की लहरों की तरह जवान है।
मैंने खोया नहीं है स्वप्न घर, और तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद जिंदगी है एक से दूसरे में विरासत के लिए उगती। हमारा पसीना सूखा नहीं है और आंखें मैदान पर लगी हुई है। सिर पर से बहते हुए पानी की हमने चिंता नहीं की, सिर पर से बहते हुए पानी की हमने चिंता नहीं की और डरे भी नहीं। हमने अपनी नाकामियों पर कोई शोक प्रस्ताव नहीं लिखा, लिखा अगर तो बस दुश्मनों का नाम। ये एक और कविता है। ये सच है कि हम निर्वासन के लिए विवश हैं, किंतु आत्मनिर्वासित नहीं है। हम अपनी जगह हर प्रतिकूल स्थिति में पुनः रच लेते हैं। हम पृथ्वी को अपना घर समझते हैं और उसमें लौटने को विकल रहते हैं। अब तक बचे हुए सचमुच के मनुष्यों में हमारा शुमार है। हमने स्वार्थ के समझौते नहीं किए। हमारी स्लेट पर लिखे वादों और संघर्षों के अक्षर किसी पानी से मिटते नहीं हैं। हम आपकी कमाई के हिस्सेदार नहीं, हम प्रतिद्वंदी हैं अपना हक मांगते हुए। हमारी कविता में यही कुछ उगता है, इसमें खरपतवार की जगह नहीं। हम बीजों को सुरक्षित रखते हैं। ये बीज हैं जो बोल रहे हैं, इनका बोलना धड़कनों में गूंजता है। मुखर बातूनी लोगों के शोर में अभी आप इस आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। ये कविता की आवाज है निर्विकल्प। इसे कोई हिंसा, कोई अवसर परस्त राजनीति, कोई शक्तिशाली सम्राट छुपा नहीं सकता। इसमें हाशिए के लोगों का उद्घोष है, इसमें हाशिए के लोगों का उद्घोष है। एक और कविता है। जबकि सब कुछ हमारे विरुद्ध है, हमारे पास साहस है जो रोज डर को परास्त करता है, जो गोल गुंबद पर चढ़कर अपनी बात कहने पर आमादा हो उठता है। साहस के खून का एक ही रंग है, ये जातियों, धर्मों और वर्णों में नहीं बटा। इसलिए बोलता नहीं, ये ईश्वर को भी नहीं पहचानता। ये अभी अभी भस्म हुए हमारे आदमियों की हड्डियों से हवा में उठता है और कविता दोहराता है, अपने बाद जन्मे नए बच्चों की सांसों में। ये ऑक्सीजन की पंक्तियां सौंपता है और एक सिपाही को लड़ने की भाषा सिखाता है। विदा हुआ हर शख्स कभी विदा नहीं होता, वह इस तरह लौट आता है उसी लड़ाई के लिए जो अभी खत्म नहीं हुई। और ये एक कविता है दोस्तों। मेरी माँ मुझे पागल कहती थी, मेरी माँ मुझे पागल कहती थी। पिता को मैं सनकी दिखाई देता था। बिना डरे मैं उतर जाता था खाई खंदकों में। डरता नहीं था कुआं या खदान में उतरने से। फल तोड़ने के जुनून में कटीले झाड़ पर चढ़ जाता था। छोटी मोटी चोट से रोजाना की दोस्ती थी। सड़क पर चलते हुए फिल्मी गानों का शौक भाई को नापसंद था। पिटने के बाद भी मैंने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी। मुझे आवारगी का चस्का लगा था, और भीतर और बाहर, और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं मेरे पागल झक्कीपन को, मेरी सनक को खा गई नौकरी, और बची खुची बदमस्ती, और बची खुची बदमस्ती समाज खा गया। मैं सचमुच अब पागल झक्की और फिर से सनकी हो जाना चाहता हूं। करना चाहता हूं एक छोटी सी शुरुआत। मैं इंडिया गेट पर चिल्लाना चाहता हूं मजमा लगाकर। मैं गाना चाहता हूं, नहीं नहीं, मैं उतना झक्की, पागल और सनकी नहीं, लेकिन लाखों लोगों की दीवानी सनक लिए मैं सचमुच गाना चाहता हूं आजादी का एक गीत। मैं सचमुच गाना चाहता हूं आजादी का एक गीत। और ये जो कविता है इसका शीर्षक है दीवाना कबीर।
ना कहो कोई बात, ना कहो कोई बात, अभी की आंखें हैं रोशन, रात की तारीकी ने नहीं घेरा है अभी हमको, इस तरफ देखो और उसकी बात सुनो। राह के इस अथाह दरिया में ख्वाब की किश्तियों को खेने का ये कोई वक्त नहीं है। मान लो जैसे इस एक दिन के खातिर मैं तुम्हारे सामने हूं और करता हूं ये गुजारिश कि भूल जाओ अपने सुनहरे माजी को। देखो बस इतना कि उठ रही है जो आवाज, वो किसकी है, एक घरेरे शजर के साये में। इतना पहचानो कि वो कोई दोस्त है या दुश्मन। इतना पहचानो कि वो कोई दोस्त है या कोई दुश्मन, कि वह कोई अपना सुनाने को बेचैन अपनी महरूमी। ये और बात है कि वह है एक सियाह बख्त अभी, उसकी चुप्पी को कुछ और समझना भूल है। ना कहो कोई बात अभी कि आंखें हैं रोशन। और वो जो कहना चाहता है कुछ इस तरह से, और वो जो कहना चाहता है कुछ इस तरह से हमसे, एक ऐसा मंजर है अभी कि उसका ही भांपा हुआ। वो जानता है उन सब हंगामों को जो हो रहे हैं और होने को है आने वाली सुबहों में। आओ खुदा के वास्ते इधर और उसकी बात सुनो। आओ खुदा के वास्ते इधर और उसकी बात सुनो। दीवाना भी है तो जागती आंखों वाला, वो जाग भी रहा है तो हम सबकी खातिर। ना कोई लीडर है वो, ना ही कोई दलाल, बल्कि इन दोनों के खिलाफ ही वो बोल रहा है। बल्कि इन दोनों के खिलाफ ही वह बोल रहा है। कहता है कि कुछ अजब है आने वाले बरस, होगा कुछ ऐसा कि जो कभी देखा ना होगा। बिकवाली के इस अजब मंजर में इस वक्त बेचा जा रहा है वो सब जो कि अपना है और सिर्फ अपना। उसकी कीमत भी तो नहीं इतनी तक कि दोनों हाथों को मिले कम से कम दो रोटी। और लेवाली का ये आलम और इतनी छूट कि दो रोटी तो क्या, दो निवालों पर भी बेशर्म डाका है। अपनी धरती, अपना पानी, अपनी हवा, सब के सब बेच दिए जाने की कोशिशों में है। छीन लिए जाने के जो और ड्रामे हैं छुपे, उनमें खेती है, फसलें हैं और हाथ के निवाले हैं। क्यों बैठे हो कैद और जैसे बेजुबान? क्यों बैठे हो कैद और जैसे बेजुबान? निकलो तन्हाइयों की धुंध से आगे उधर, खुले मैदान की तरफ, कि उधर देखो एक दीवाना कबीर है जो सच बोल रहा। कि देखो एक दीवाना कबीर है जो सच बोल रहा। मुझे लगता है कि कुछ दो एक कविताएं और सुनाता हूं। 45 मिनट का वक्त था। ये बेदिली, ये रंजो गम, ये बारिश आंसुओं की। ये बेदिली, ये रंजो गम, ये बारिश आंसुओं की। खो गई इस दौर में खुश लफ्ज आवाज भी। मैं यहीं बैठा हूं तब तक, मैं यहीं बैठा हूं तब तक कि कांपते लब फिर से गाने न लगें, कि कांपते लब फिर से गाने न लगें। अपने हाल पर छोड़ देने की जिद थी उसकी। अपने हाल पर छोड़ देने की जिद थी उसकी, फिर नहीं छोड़े पैरों के निशान भी। अब कोई है जो सारी रात एक ही गाना गाता है। अब कोई है जो सारी रात एक ही गाना गाता है, और गाते गाते सुबह पत्थर हो जाता है, और गाते गाते सुबह पत्थर हो जाता है। मेरी देह में बोल रहा है तुम्हारा नमक, झड़ता हर सांस से। तुमसे मिलने के बाद अलोना नहीं है कुछ। हवा आती है छूकर तुम्हें, और मैं उड़ने लगता हूं मेघ पंखों पर सवार। रग रग में लिए तुम्हारी नीली शिवा रुधिर धाराओं को सो जाना चाहता हूं किसी आकाश गंगा में, जहां दुखती पिराती धाराएं हो जाएं अदृश्य।
कोई हर्ज नहीं अगर लौट ना सकूं, कोई हर्ज नहीं अगर लौट ना सकूं, इंतजार तो कर ही सकता हूं वहां तुम्हारा, इंतजार तो कर ही सकता हूं वहां तुम्हारा। एक और है, हर पल बेचैन समुद्र में रह गुजर है मेरी, हर पल बेचैन समुद्र में रह गुजर है मेरी, चांद लहरों पर हो जाए भले ही टुकड़े टुकड़े, प्यार ऐसा है कि चला आता है बेखौफ और उतर जाता है अंधेरे में। चांद लहरों पर हो जाए भले ही टुकड़े टुकड़े, प्यार ऐसा कि चला आता है बेखौफ और उतर आता है अंधेरे में। थोड़े से उजाले को सिरजने के लिए अंधकार में डूबता रहता है चांद, अंधकार में डूबता रहता है चांद, अंधकार डूबने को जानता है प्यार को नहीं, अंधकार डूबने को जानता है प्यार को नहीं। एक सांवले धुंधलके में तुम्हारा होना है, एक सांवले धुंधलके में तुम्हारा होना है, अब भी बस झिलमिल सी हां, लाज में डूबा मुखड़ा अनूप, कोई वासना नहीं, इस सलोनी मुस्कान में मानी है, मानियों से हरा भरा, मानी है मानियों से हरा भरा। वो क्या है जिसके खातिर अब चांद ज्यादा खूबसूरत लगे है, वो क्या है जिसकी खातिर अब ये चांद ज्यादा खूबसूरत लगे है, और हवा पर सवार ये खुशबुएं, और पहाड़ के स्थानों से उतरती ये चंपई धूप, और हरे ख्वाब नीलसर अब लगे है तो माशा अल्लाह खूब लगे हैं, अब लगे हैं तो माशा अल्लाह खूब लगे हैं। ये एक कविता है, जो तुम्हें देखा तो नसीब हुई, जो तुम्हें देखा तो नसीब हुई वो गुफ्तगू रफाकतों की, जो तुम्हें देखा तो नसीब हुई वो गुफ्तगू रफाकतों की, वो सफर वुसअतों का, हसरतों पुकारों आबी उड़ानों और ख्वाबों का सब इब्तदा है, सब इब्तदा है। ये इतनी हसीन है कि इन्हीं में खो जाने का तसव्वुर जाता नहीं, कि इन्हीं में खो जाने का तसव्वुर जाता नहीं। और एक कविता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता यहां तक थरथराते अधरों से, तिस पर वो पढ़ लेती है मनमौन की भाषा, दुख तो मेरा बिना चूक, जैसे मेरा मन ही उसका अंतर्मन। ये कौन सी भाषा है शब्द से परे कि शब्दातीत, ये कौन सी भाषा है शब्द से परे कि शब्दातीत, मैं उसे कितना जानता हूं, मैं उसे कितना कम जानता हूं। पुरुष होना एक स्त्री होना नहीं है, पुरुष होना एक स्त्री होना नहीं है। और दोस्तों, ये आखिरी कविता पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त से शुरू करना चाहिए और वक्त पर खत्म भी कर देना चाहिए। इसका शीर्षक है कोई दूसरी मिसाल। उसने बोलने के सारे मैदान जीत लिए, उसने बोलने के सारे मैदान जीत लिए, कतारों में झुके सरों को देखकर वो खुश होता है। अगर रसूखदारों का सलाम न पहुंचे तो वो बेचैन हो उठता है, इतना कि बेचैनी तौबा कर उठे। अगर रसूखदारों का सलाम न पहुंचे तो वो बेचैन हो उठता है, इतना कि बेचैनी तौबा कर उठे। सर के बालों से लेकर नाखूनों तक वो बादशाह है। वह रास्ते भटकाने वाला रहनुमा है, सच्चे रास्तों से उसे नफरत है।
वो ऐसे ऐसे हुक्म देता है जिनकी नज़ीरें मिलना नामुमकिन। वो जिनकी पैरवी करता है, ईमान उनके पैरों की धूल है। वो जिनकी पैरवी करता है, ईमान उनके पैरों की धूल है। वो धूल को माथे पर लगाने के नाटक में माहिर है। वो धूल को माथे पर लगाने के नाटक में माहिर है, और धूल माथे पर ना लगे इसका बाकायदा ख्याल रखता है। वो मानता है सारी दुनिया उसके रहमो करम पर है। वो मानता है सारी दुनिया उसके रहमो करम पर है। वह गुजर गए लोगों को भी बख्शता नहीं। इतना बड़ा महबूब मानता है अपने आप को कि किसी और को कुछ मानता ही नहीं। इतना बड़ा महबूब मानता है अपने आप को कि किसी और को कुछ मानता ही नहीं। वो एक ऐसी बेमिसाल है कि कोई दूसरी मिसाल नहीं। वो एक ऐसा बेमिसाल है कि दूसरी कोई मिसाल नहीं। ऊपर वाले ऐसी मिसाल बनाकर अब तो बाज आ, अब तो बाज आ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि 45 मिनट का मेरा जो मुकर्रर वक्त था, अच्छा बुरा जैसा भी था, वो मैंने अपना कुछ लिखा आपके सामने रखा। कुछ उर्दू और हिंदी साहित्य की गज़लों और नज़मों के हवाले से जो बातचीत कर सकता था वो बातचीत की, और मुझे लगता है कि अब शायद समय हो चला है, तो मैं अब आपसे नमस्कार कहूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी हम लोग मिलेंगे। क्योंकि इस दौर में तो आप जानते हैं कि दोस्तियों की भी क्या हाल है। पहले हंसी मजाक थे, दोस्त थे, लतीफ़े थे, और अब ये निज़ाम है खौफ का और हदबंदियां हैं। दोस्तों, दोस्त तो अब भी हैं, बस दोस्तियां नहीं हैं। तो दोस्तियां बनी रहें, इसी की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, महिमा जी, और वे तमाम लोग जो मुझे सुनने के लिए मौजूद थे। शुक्रिया।